हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अध्याय 8 भारतीय राजनीति प्रवृत्तियां और विकास, जो कि 8 नंबर का आपकी परीक्षा में आएगा, उसकी चर्चा करेंगे। इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। तो बहुत ही सरल चैप्टर है। आपने पूरी किताब पढ़ी है, उसके बाद जो अंतिम चैप्टर है तो आपको सारी कहानी क्लियर है इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन पॉलिटिक्स की। तो इसके बाद जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बस सुनना है, वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको इस चैप्टर से जुड़ी कोई भी जो क्वेरी होगी वो सॉल्व हो जाएगी। साथ में इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे उनके बारे में आपको बताता रहूँगा, ताकि आपके जो सीयूईटी के एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो उसके लिए भी आपकी तैयारी हैंड टू हैंड होती जाए। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आते तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम चाहते हैं कि हर बच्चे पे शिक्षा की पहुँच हो, ताकि वो अपने परिवार, अपने देश का नाम रोशन करें। शुरुआत करते हैं भारतीय राजनीति प्रवृत्तियां और विकास। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक बार उनके बारे में बता दूं आपको मैं। पहला गठबंधन का दौर, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी इस चैप्टर का एक क्वेश्चन तो गठबंधन का आएगा ही आएगा। उसके बाद जो राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, ये कांग्रेस का गठबंधन है बेटा। कांग्रेस पार्टी गठबंधन का नाम है यूपीए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए, ये बीजेपी का गठबंधन है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे, बीजेपी का कैसे विकास हुआ, कैसे शासन चलता आ रहा है। तो आसान चैप्टर है, ध्यान से सुनना है आपको, सुन के ही आपको लर्न हो जाएगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करेंगे, हर पॉइंट से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण बातें होंगी मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा, ताकि आप सुनकर उसको याद कर लें। पहला है कि 1989 के बाद क्या हुआ, गठबंधन का युग शुरू हुआ। अब गठबंधन का युग क्या होता है ये देखो कि 1989 के आम चुनावों में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर, बड़े स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर गठबंधन के युग का आरंभ हुआ। तो 1989 आपको पता होगा, देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद 1950 में चुनाव हुए थे पहली बार। तब से लेके 1977 तक इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, ठीक है। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, जिसके परिणाम स्वरूप 1977 के इलेक्शन में उनकी हार हुई। तो 1977 तक कांग्रेस पार्टी विराजमान रही भारतीय राजनीति में। उसके बाद एक दो सालों के लिए विपक्षी दल हुआ था। फिर 1981 में चुनाव हुए, उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। यानी इन सीधे शब्दों में कहें कि आज़ादी के बाद से लेके 1989 तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था सत्ता में। परंतु 1989 के इलेक्शन में क्या हुआ कि किसी भी पार्टी को, क्योंकि बहुत सारे दल बन गए थे, आपने पढ़ा बुक में, जनसंघ हो गया, समाजवादी पार्टियों की बहुत सारी पार्टियां बन गई थी। इसके कारण अब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था। बहुमत का मतलब होता है कि सरकार बनाने के लिए 543 का हाफ, 272 सीट चाहिए लोकसभा में, तो नहीं मिल पाती थी। तो इसके लिए गठबंधन का युग का आरंभ हुआ। तो गठबंधन का मतलब होता है जब बहुत सारी पार्टियां मिलकर एक अपना ग्रुप बनाती हैं, उसे गठबंधन कहते हैं। इस बदलाव ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों, यानी अब क्षेत्रीय दलों की बहुत महत्व होगी। नेशनल जो पॉलिटिक्स है, राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में बहुत वृद्धि हुई। किस कारण? इस गठबंधन के कारण। जब किसी पार्टी को नहीं मिलेगा बहुमत तो छोटे मोटे दलों से मिलाकर तो सरकार बनाएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, 1990 में क्या हुआ। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव आए। उनकी चर्चा मैं अभी नीचे करने वाला हूं, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया। तो 1990 के पश्चात इंडियन पॉलिटिक्स में, जिसका हम आज भी देख सकते हैं, करंट में भी पॉलिटिक्स जो अब चल रही है हमारे देश में, उनका भी सबब 1990 के बाद से शुरू हुआ। तो 1990 के बाद भारतीय राजनीति में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या ट्रेंड्स आए, वो चर्चा कर रहे हैं। बता रहा हूँ क्या क्या बदलाव हुए बेटा। तो ये पॉइंट में ही दे रखे हैं, आपको पॉइंट से पॉइंट लर्न करना और समझा रहा हूँ। कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति, जो आज़ादी के बाद से लेकर 1989 तक जो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है देश में, वो समाप्ति कगार पे आ गया, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां अस्तित्व में आ गई। और 1977 में तो आपको पता ही है क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी बुरी तरीके से, है ना। तो कांग्रेस पार्टी प्रणाली की समाप्ति के साथ जोड़ा जाता है ये युग। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका। अब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी ही मेन है, अब जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आज भी मोदी जी पीएम है, जिस पार्टी के
अध्यक्ष मेंबर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी प्रभावशाली होगी। अब कांग्रेस पार्टी को टक्कर देने के लिए कोई पार्टी आ गई अस्तित्व में, उसका नाम था बीजेपी और जनता दल। बिहार में जेडीयू नाम पड़ा ना अपना, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, वो यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे, मंडल मुद्दे क्या था बेटा, वो जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था उसका। तो राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी संस्थानों में नौकरियों में आरक्षण देने की जो मुद्दा था, जिसके कारण देश में बहुत सारे आंदोलन हुए, तो ये भी एक बदलाव का मुख्य था। अब चुनाव जो होता है तो आपको पता है कास्ट के आधार पे होता है, जिस एरिया में जिस जाति के लोग जाते हैं तो उस जाति के कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी इलाके में जाट लोग जाते तो जाट ही कैंडिडेट खड़ा होगा। तो राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय। एक नई आर्थिक नीति, आपको पता है 1991 में भारत ने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण जैसी स्कीम लेकर आए थे। उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो नई आर्थिक नीति के कारण भी देश में अब क्या हुआ, नए नए टेक्निक आई, सॉफ्टवेयर आया, आप फोन स्मार्टफोन यूज़ करो, तो 1991 की आर्थिक नीति के कारण ये संभव हो पाया है। और अयोध्या विवाद, इससे तो आप कभी भूल नहीं सकते, अभी 1-2 साल पहले इसका निर्णय आया है। तो अयोध्या विवाद ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा 1990 के बाद भारतीय राजनीति में। गठबंधन का उदय, ये तो आपको बता चुका हूँ। और आजकल मुद्दे क्या है, महंगाई है भाई, महंगाई है, महंगाई भी लिख सकते हो आप। ये भी तो 1990 के बाद ही तो बदलाव है, महंगाई हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये सारे ऐड कर लेना। शाहबानो, एक केस हुआ था शाहबानो का 3 तलाक के ऊपर, तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कश्मीर मुद्दा भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन आए, कश्मीर मुद्दा भी आ जाएगा, क्योंकि याद भी रहेगा कश्मीर फाइल मूवी आपने देखी होगी, तो कश्मीर मुद्दा हो गया, ठीक है। उसके बाद भ्रष्टाचार, तो इंडिया टॉप पर है भ्रष्टाचार में, तो वो भी हो गया। ये सभी मुद्दे क्या है 1990 के बदलाव के बाद शुरू हुए, 1990 के बाद ये बदलाव शुरू हुए। तो अब इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, गठबंधन युग के बारे में, कि कांग्रेस की हार के साथ भारत में दलीय व्यवस्था से उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। तो गठबंधन युग के अगर पॉइंट आते हैं कि कैसे किस प्रकार गठबंधन युग शुरू हुआ 1989 में, तो आप लिख सकते हो बच्चों कि कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया और बहुदलीय शासन प्रणाली शुरू हो गया। अब केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया। तो अभी ये क्या हुआ कि जो स्टेट लेवल में पार्टीज थी उनका जो महत्व था वो बढ़ गया है, ठीक है, ये सब हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन एक शुरू हुआ। इन चुनावों के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर नए राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चे का समर्थन गठबंधन, यानी कि बीजेपी और अदर भाजपा में सम्मिलित हो गई और वाम मोर्चे में के समर्थन में गठबंधन सरकार बनी, ठीक है। 1998 से 2000 तक बीजेपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही, ठीक है। 1998 से 2004 तक किसकी पार्टी रही, बीजेपी की। और आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ बीजेपी की पार्टी का जो गठबंधन था वो था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। 1998 से 2000 तक किसकी सरकार रही बेटा, बीजेपी की, यानी कि एनडीए गठबंधन की रही। गठबंधन क्यों हुआ बेटा, सीधा सा है कि जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, 273 सीटें नहीं मिलती 545 में से, तो यही होना ना बेटा। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे, आप परिचित होंगे, आपने तो आपके माता पिता परिचित रहे होंगे। 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक किसकी पार्टी रही बेटा, यूपीए की, यानी कि कांग्रेस की। आपको याद है, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कांग्रेस की हार के बाद दलीय प्रभुत्व समाप्त हो गया और गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई। 1989 के चुनावों के बाद ही ये शुरू हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी को बहुमत ना मिलकर क्षेत्रीय दलों से मिलकर उसने सरकार बनाई थी। और 1998 से 2004 तक बीजेपी की पार्टी रही, 2004 से 2009, 2009 से 2014, यानी कि 2004 से 2014 तक किसकी, कांग्रेस की सरकार रही और डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद 2014 से अब तक यानी कि नाउ भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचते हुए 30 साल बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। यानी आपको पता है जो एनडीए गठबंधन है इसमें बीजेपी एक पार्ट है
और बीजेपी पार्टी को 273 से अब सीटें मिली, यानी 2014 में 30 साल बाद बीजेपी पार्टी बहुमत के साथ सामने आई। लेकिन अब गठबंधन तो पहले बनाया था जब कुछ नहीं थे, तो गठबंधन तोड़ नहीं सकते थे। ठीक है, तो कहलाती है बीजेपी की सरकार, यानी कि एनडीए की सरकार कहलाती है। और 2014 से अब तक 2022 तक किसकी पार्टी है? बीजेपी, यानी कि एनडीए गठबंधन की पार्टी है। ठीक है, क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। क्यों गठबंधन सरकारें उदय हुई? क्यों ऐसा हुआ? जब एक टाइम पे था कांग्रेस पार्टी को 400 सीटें मिलती थी, 350 मिलती, 380 मिलती थी 500 में से, एक बार तो 480 के ऊपर मिली। तो ये क्यों हुआ? रीजन ये है बेटा, पहला महत्वपूर्ण, कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना। जो सेंट्रल में पार्टियां थी उनके बहुत, जो पहले एक ही पार्टी थी उसमें बहुत सारे मेंबर थे बड़े फेमस, अब उन मेंबर्स ने अपनी पार्टी बना ली। वही जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के, वो कभी कांग्रेस के हिस्से थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अब बाद में बीजेपी बन गई। तो ये था क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व, यानी कि क्षेत्रीय दल, जैसे आम आदमी पार्टी इस समय दिल्ली में टॉप पर चल रही है, पंजाब में टॉप पर चल रही है, तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का आना अस्तित्व में और सरकार के निर्माण में उनकी भूमिका बढ़ना। तीसरा, जाति। अब हमारे यहाँ इलेक्शन काम को देख के नहीं होते, जाति को देख के इलेक्शन होते हैं, और ये देश का दुर्भाग्य है। और जाति संप्रदाय आधारित अवसरवादी, तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण, अगर 3 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है, 8 का आता है, तो 3 कारण तो महत्वपूर्ण है ही। बाकी मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको कि क्षेत्रीय दल आ गए, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था, ओबीसी वगैरह, एससी वगैरह, और मंडल आयोग जो आया था, ये सारे पॉइंट आपको स्टार्टिंग में छोटे छोटे बता चुका हूँ मैं। नई आर्थिक नीति आई, भ्रष्टाचार, फिर गरीबी, है ना, ये सब चीज़ें लिख दोगे आप गठबंधन सरकार के उदय के कारण। तो 2019 में श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त होने के बाद केंद्र में एनडीए 4 की सरकार, एनडीए 4 की सरकार कब बनी? आता क्वेश्चन सीयूईटी में जरूर आएगा कि 2019 के चुनावों के बाद। अगला कब है बेटा? 2024 में, है ना, 2024 में लोकसभा यानी आम चुनाव है। यद्यपि राजग कहे जाने वाला 2014 का भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन अपने पूर्ववर्ती गठबंधन सरकारों में बड़े स्तर पर भिन्न था। जहां पूर्ववर्ती गठबंधन एक राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में होते थे, वही राजग गठबंधन न केवल एक राष्ट्रीय दल है भाजपा के मार्गदर्शन में। यानी कि जो कांग्रेस का गठबंधन था यूपीए, ठीक है, जो यूपीए था, कांग्रेस का गठबंधन था, वो उसमें क्या था कि सभी पार्टी की बहुत सुनी जाती थी कि भाई वो पार्टी करे तो बात माननी पड़ेगी। लेकिन एनडीए गठबंधन में एक चीज़ देखने को आई कि बीजेपी के सब सुनते हैं। बीजेपी इनमें एनडीए में सबसे बड़ा जो दल है वो बीजेपी है, और बीजेपी की सब सुनते हैं। एनडीए ग्रुप तो है लेकिन सुनते बीजेपी के। यूपीए में सभी दलों को सुननी पड़ती थी, कांग्रेस का इतना वर्चस्व नहीं था कि अपने अकेला फैसला ले सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 2019 में श्री मोदी जी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी राजग की, यानी कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनसंघ। ठीक है, यद्यपि राजग कहे जाने वाले 2014 का भाजपा नेतृत्व वाला संगठन गठबंधन अपने पूर्ववर्ती पहले के गठबंधन से अलग था। कैसे अलग था बेटा? कि पूर्ववर्ती गठबंधनों में राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में होते थे, यानी बहुत सारी पार्टियों के कंट्रोल में होता था, जबकि बीजेपी गठबंधन केवल एक ही दल के कंट्रोल में, वो है बीजेपी। और अपितु लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त दल के प्रभुत्व के रूप में भी था। इसके अतिरिक्त बहुमत गठबंधन भी कहा गया इसे। ठीक है, तो ये अंतर था एनडीए और यूपीए में। यूपीए यानी कि कांग्रेस, एनडीए यानी बीजेपी। याद रखना चीज़ को बेटा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। इस अर्थ में गठबंधन की राजनीति की प्रकृति में बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। जो एक दलीय नेतृत्वशाली गठबंधन के स्थान पर एक दलीय प्रभुत्वशाली गठबंधन, पहले एक दल था अब एक दलीय हो गया। ठीक है, पहले गठबंधन की सुनी जाती थी, अब गठबंधन दल की सुनता है। ये भी लिख सकते हैं कि 2019 के बाद जो गठबंधन है वो एक दलीय व्यवस्था पर आ गया है। ये भी अब मंडल मुद्दा की चर्चा कर चुके हैं कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया नौकरी और बाकी चीज़ों में, तो उसके इससे जुड़ा हुआ है कि 1978 में, आपको पता है 1977 में इलेक्शन हुए थे जिसमें इंदिरा गांधी की हार हुई थी, यानी पहली बार कांग्रेस पार्टी लाइफ में आ रही थी 1950 के बाद। तो जनता पार्टी की सरकार ने दूसरे पिछड़ा आयोग का गठन किया। जब ये पार्टी जीत गई थी तब उसने पिछड़ा आयोग यानी कि बैकवर्ड कमीशन का गठन किया। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये आएगा सीयूटी में पक्का आएगा कि ओबीसी के जो वो अध्यक्ष थे कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसलिए इसको मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं, इनकी नाम से जाना जाता है।
इनकी सिफारिश क्या थी बेटा? इनकी महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि ओबीसी को सरकारी नौकरी में 27% रिजर्वेशन, भूमि सुधारों को पूर्णतः लागू करना। तो 27% आरक्षण की मांग की गई, जो अब पास हो चुका है। अब नौकरी में ओबीसी वाला सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी मिलनी आसान हो जाती है। साथ में भूमि सुधारों को लागू करना, ये मंडल आयोग का मुख्य मुद्दा था। तो मंडल आयोग से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाए, लिखेंगे कि 1978 में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, उसके कारण इसको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। और मंडल आयोग की जो सिफारिशें रही हैं वो है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण और भूमि सुधारों को पूर्णतः लागू करना। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस टाइम जो पीएम थे, वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा करी। इसके खिलाफ देश भर में विभिन्न प्रदर्शन हुए। तो 1990 में जब वीपी मंडल प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह सॉरी, तो उनके, क्योंकि पीएम को लागू करने का अधिकार है, पीएम राष्ट्रपति की सलाह पे काम करते हैं, तो घोषणा की। इसके साथ देश भर में बहुत सारे क्या हुए, विरोध हुए। क्या विरोध हुए, सुनेंगे आप इसको। आरक्षण के विरोध में उत्तर भारत के शहरों में व्यापक हिंसक प्रदर्शन हुए। इसमें छात्रों का हड़ताल, क्या क्या विरोध प्रदर्शन हुए? छात्रों का हड़ताल, धरना प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति को नुकसान आदि शामिल थे। परंतु इस विरोध का सबसे अहम पहलू बेरोजगार युवाओं छात्रों द्वारा आत्मदाह, कई बेरोजगारों ने आत्महत्या वगैरह कर रही थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट लिख देंगे कि उत्तर भारत के शहरों में व्यापक हिंसक प्रदर्शन हुए। दूसरा, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ सबसे पहले आत्मदाह। तो सबसे पहले सुसाइड किसने किया था? राजीव गोस्वामी का। विरोधियों का तर्क था कि जातिगत आधार पर आरक्षण समानता के खिलाफ। बिल्कुल सही बात है कि आरक्षण देना तो आप उनकी गरीबी अमीरी देख कर दो ना। तमाम विरोधों के बावजूद 1993 में ये लागू कर दिया गया। तो 1990 में दोबारा से इसको लागू करने की योजना बनाई गई, 93 में लागू कर दिया गया। 1993 से ही ओबीसी का जो स्कीम है वो चलती आ रही है देश में, अभी भी चल रही है। तो ये आएगा कि मंडल आयोग के ओबीसी के खिलाफ क्या क्या प्रदर्शन हुए। तो आप लिख सकते हैं कि व्यापक प्रदर्शन हुए, छात्रों ने हड़ताल धरना प्रदर्शन किया, बेरोजगारों ने अपना आत्मदाह करने की कोशिश करी, सबसे पहले राजीव गोस्वामी ने करी, और तर्क था कि जातिगत ये समानता को नष्ट करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नई आर्थिक नीति। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे, पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक बात और बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के सबसे टैलेंटेड पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। आजकल के जो पीएम इनके सामने तुच्छ हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्यों? क्योंकि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में इनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। और अगर आपके किसी प्रधानमंत्री की, यानी ये गोल्ड मेडलिस्ट इकोनॉमिक्स से, इनकी बुक पढ़ के हैं, अमेरिका के जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, अच्छे फेमस कॉलेजेस में, इनके बुक्स पढ़ते हैं। तो बहुत ही टैलेंटेड पर्सन कहे जाते हैं। इन्होंने नई आर्थिक नीति लागू करी, जिसमें देश में सभी सरकारों को, आज भी इनकी द्वारा जारी की गई आर्थिक नीति लागू है। जो विदेशी कंपनियां देश में है, कोका कोला जो ब्रांड है, या जो भी आप कपड़े नए ब्रांड के पहनते हो, जो भी चीज़ें आप यूज़ करो, स्मार्टफोन, नेट वगैरह, ये किन की देन है? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है। तो है ना कि है कि नहीं, आज की डेट में सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री देश के। इस नीति के उदारीकरण, निजीकरण पर बल दिया गया। ठीक है, पर निजीकरण पर बल दिया गया था, लेकिन 49% ओनली। कि गवर्नमेंट कंपनियों को 51% अभी भी इज्जत थी। लेकिन अभी जो सरकार चल रही है वर्तमान में, उन्होंने क्या किया कि सभी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। तो अयोध्या विवाद पढ़ते हैं। आपके पर नई आर्थिक नीति आपको समझ में आ गई होगी। एलपीजी स्कीम 1991 में लाए गए थे। वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन था कि देश की अर्थव्यवस्था को विदेशों से जोड़ना। किस लिए? विदेशों से जोड़ना, भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की स्कीम नई आर्थिक नीति में ही आई थी। अयोध्या विवाद परिचित होंगे आप सभी इससे। 16वीं सदी में मीर बाकी द्वारा अयोध्या में बनवाई मस्जिद के बारे में कहा गया कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। हाल ही का फैसला हो गया है कि यहाँ पे रामलला का मंदिर बनेगा, और बन भी रहा है। आप देखते हैं न्यूज़, गूगल सर्च कर लें, मंदिर बनना शुरू हो चुका है। तो अयोध्या विवाद 16वीं सदी में कहा गया था कि मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद बनवाई थी। मीर बाकी ने मस्जिद किसने बनवाई थी? एक नंबर में आएगा मीर बाकी ने, और मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। यह मामला अदालत में गया और 1940 के दशक में ताला लगा दिया गया। बाद में ताला खुला तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति हुई, और बीजेपी पार्टी ने या
एनडीए गठबंधन ने इस नाम से वोट मांगे और जीत हुई। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद के ढांचे तोड़ दिया गया। इसके कारण देश में सांप्रदायिक हिंसा फैली। 1993 में मुंबई में दंगे हुए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में निर्णय दे दिया गया है, यानी कि अब दे दिया गया है कि यहाँ पे मंदिर, जिस जगह पे मंदिर रामलला के अवशेष पाए गए हैं वहाँ पे आपका मंदिर बनेगा, अदर जगह पे मस्जिद बना रहेगा। तो ये विवाद खत्म हो गया। अब नया विवाद शुरू हो गया, आपको पता होगा, ज्ञानवापी मस्जिद वगैरह। तो अयोध्या केस क्लियर है आपका कि राम जन्मभूमि यानी मंदिर और मस्जिद को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसमें एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन ने वोट बैंक की राजनीति खेली। सहबानो प्रकरण। सहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसे तलाक के बाद पति ने गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के तहत सहबानो को पति से गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। तो ये एक सहबानो प्रकरण भी इस टॉपिक का महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। विकास व शासन। अब लास्ट टॉपिक विकास व शासन। तो 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन, जाति पंथ आधारित राजनीति। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जाति और पंथ आधारित राजनीति का विकास सुशासन उन्मुख राजनीति की ओर स्थानांतरित किया गया। यानी कि अब 2014 से पहले जाति के नाम पर वोट मांगते थे, हालांकि अभी भी मांगते हैं पर दिखाई नहीं देता। इसके बावजूद विकास और सुशासन के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। कहने का मतलब 2014 के बाद राजनीति में बड़ा परिवर्तन क्या आया कि अब जाति और पंथ वाली राजनीति क्या हो गई है बेटा, अब विकास और जाति और पंथ वाली राजनीति अब विकास और सुशासन की राजनीति हो गई है। ठीक है, 2014 के पश्चात राजनीति में बड़ा परिवर्तन क्या आया कि अब जाति और पंथ, धर्म और जाति के आधार पर जो राजनीति होती थी वो बंद होकर अब विकास सुशासन के नाम पर राजनीति की जाती है। सबका साथ सबका विकास के साथ यूपीए यानी कि एनडीए यानी बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही है। सबका साथ सबका विकास के साथ अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के साथ राज्य सरकार ने विकास और सुशासन को जनता के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से बहुत सारी योजनाएं आरंभ करी हैं। आपको पता होगा बहुत सारी स्कीम अच्छी हैं जो हमारे पीएम मोदी ने स्टार्ट की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ताकि गाँव में भी गैस सिलेंडर पहुँच सके। हालांकि सिलेंडर 1000 रुपये महंगा है, कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। स्वच्छ भारत अभियान बहुत अच्छा है। जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आयुष्मान भारत। तो ये 2014 में जो राजनीतिक परिवर्तन आए कि अब विकास और सुशासन के नाम पे वोट मांगे जाने लग गए। जैसे दिल्ली में केजरीवाल फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और जो स्कूलों में स्वास्थ्य में सुधार किया उसके नाम पे वोट मांगते हैं। तो विकास और अब विकास के नाम पर वोट मांगे जाने लगे हैं। और यूपीए सरकार यानी कि एनडीए राज्य सरकार ने कुछ कल्याणकारी योजना चलाई, उनके नाम लोड कर लेंगे कि वर्तमान सरकार ने क्या क्या योजना चलाई हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, ये सब। इन सभी योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों विशेषकर महिलाओं को केंद्र सरकार की योजना का वास्तविक लाभार्थी बनाकर सामान्य जनता के द्वार तक पहुंचाना। विभिन्न राज्यों के मतदाता जातियों, वर्गों, समुदाय, लिंग, क्षेत्रों से ऊपर उठकर विकास। तो अब जो लास्ट पॉइंट लिख देंगे कि वर्तमान में जो राजनीति में बदलाव आया वो है अब विकास और सुशासन के नाम पर राजनीति की जाती है। ठीक है, ओके, अब प्रश्नों की चर्चा करते हैं। थोड़ी सहमति के विषय। विभिन्न दलों में बढ़ती सहमति के विषय क्या, नई आर्थिक नीति पर सबकी सहमति है। तो भाई मैंने पहले कहा मनमोहन सिंह द ग्रेट पीएम ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सबकी सहमति थी। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक सामाजिक दावों की स्वीकृति, ये भी सही है कि ओबीसी SC ST को आरक्षण इसलिए दिया जाता ताकि उनका विकास हो। क्षेत्रीय दलों की भूमिका, आम आदमी पार्टी एग्जाम्पल है। विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि, अब सभी पार्टियां काम पे फोकस कर रही हैं। काम दिखेगा तभी तो अगली बार चुनाव में जीतेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से जुड़ा हुआ है, क्लियर है, 1 नंबर में COT में आएगा। मंडल आयोग ने ओबीसी को कितने % आरक्षण की सिफारिश की, 27%। लोकसभा चुनाव के परिणाम स्वरूप दल ने 2009 में किसकी पार्टी बनी थी बेटा, यूपीए की, कांग्रेस की। केंद्र पहली बार गठबंधन सरकार किसने बनाई थी, विपक्ष मोर्चा ने, वाम मोर्चा, हाँ ठीक है, यानी कि यूपीए कांग्रेस पार्टी की ही थी। आगे बढ़ते हैं बेटा। कालक्रम बताने से पहले घटना क्या घटी, ये 1991 में हुआ था बेटा, ये 1978 में हुआ था, ये तो काफ़ी साल से चलता आ रहा है। सहबानो, तो आई थिंक सबसे पहले सहबानो का नहीं हुआ, ये मंडल आयोग का हुआ बेटा। फिर आपका ये हुआ, फिर अयोध्या विवाद, फिर सहबानो प्रकरण। ठीक है, इस तरीके से। अब 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट हम फुर्ती से। नई आर्थिक नीति तो कब लागू की गई बेटा, 1991 में लागू की गई। कब लागू की गई, 1991 में।
बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसकी महत्वपूर्ण है? काशीराम। काशीराम सुना होगा आपने, बीएसपी हाथी वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। वो उनका बहुजन समाज पार्टी का मतलब होता है कि जो असली भारतीय हैं, SC ST OBC उनकी पार्टी। ठीक है। भारतीय राजनीति में कब गठबंधन सरकार का उदय हुआ? 1989। ठीक है, याद रखना इस सीट को। कांग्रेस ने कब गठबंधन राजनीति की हकीकत को समझकर केंद्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार बनाई थी? 1989 के बाद। पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं? OBC को। समान नागरिक संहिता के सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार करना, अनुच्छेद 44। गठबंधन सरकार का मतलब अब आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 सिफारिशें पता है कि नौकरी में 27% आरक्षण OBC का और भूमि सुधार ठीक करना। राष्ट्रीय मोर्चा का मुख्य दल घटक कौन थे? वो आपको बता चुका हूँ। गठबंधन का मुख्य चुनावी मुद्दा क्या था? सबका साथ सबका विकास। गठबंधन सरकार का युग 1900 किस कारण, सॉरी क्या पूछा, किस कारण हुआ? तो बता देंगे जब किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला राष्ट्रीय स्तर पर, तब शुरू हुआ। उसके बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, इसके कारण भी हुआ। साहबानों क्या था कि पति ने तलाक दिया लेकिन गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया। भाजपा को 1986 में किन 2 घटनाओं के कारण बनने का मौका मिला? तो हम लिख सकते हैं, एक तो भ्रष्टाचार काफ़ी फैल गया था बेटा, भ्रष्टाचार हो गया, और साथ में जो लोगों की सोच थी कांग्रेस पार्टी के प्रति वो बदलने लग गई। बामसेफ क्या है? बामसेफ एक संस्था है, इसका उत्तर हम देखते हैं। 7वां प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलेगा आपको। ये रहा बेटा बामसेफ। बामसेफ का फुल फॉर्म है बैकवर्ड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉय फेडरेशन, बामसेफ। ठीक है, बाम सेफ। तो इसका याद करना है, बाम सॉरी ए आएगा, एम्प्लॉयज में ई आएगा। बामसेफ 1978 में स्थापित किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी बैकवर्ड है, जितने भी SC ST OBC उनका विकास किया जाए। देखो ये केस साहबानों केस थे, और अदालत द्वारा अयोध्या का ताला खुलवाना, ये सब महत्वपूर्ण। तो उत्तर भी हैं, अगर आप वीडियो को एंड तक स्क्रॉल करेंगे आपको सब मिलेगा। फिर दोबारा चलते हैं बेटा। 3 तलाक पर एक विधेयक आ गया है मोदी जी का। बामसेफ की स्थापना 1978 में की गई बेटा। और ये पढ़ के आप लिख सकते हो कि गठबंधन राजनीति किस वर्ष शुरू हुई थी, ये लिख दोगे आप। संयुक्त मोर्चा सरकार कब बनी? संयुक्त मोर्चा सरकार कब बनी थी बेटा? 2000। कब बनी थी? ये लिख सकते हैं 2004 में बनी थी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2014 में किस दल को बहुमत मिला था बेटा? BJP को मिला था। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, नरेंद्र मोदी अभी भी हैं। में कौन थे? उसके बाद वैसे अगर क्वेश्चन पूछे तो में तो 2014 में कौन थे? 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी थी। ये पढ़ेंगे, इसके बाद आपको इनके उत्तर देना। तो ये ईजी है, ये बहुत ईजी है, पार्ट है, परीक्षा में आएगा, आप इजीली कर लोगे। मैंने क्वेश्चन समझते हैं कुछ और। मंडल मुद्दा वेरी इंपॉर्टेंट है, 1978, और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, BP मंडल। प्रभाव क्या हुआ है कि राजनीति में धर्म के नाम पे वोट माने जाने लगे, बहुत हिंसक परिवर्तन हुए, मुंबई कांड हुआ, गोधरा कांड हुआ, हिंदू मुस्लिम बहुत दंगे हुए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे, 4 पॉइंट लिख देंगे। BJP ने के क्या मतलब था? BJP पार्टी का एक ही लक्ष्य, एक देश एक संस्कृति एक धर्म, एक देश एक संस्कृति एक धर्म, ये इनका मुद्दा है। ठीक है बेटा, जो BJP का मेन कंसेप्ट। सकारात्मक क्या प्रभाव पड़े? सकारात्मक तो ये पड़े कि अब कि बार बार इलेक्शन नहीं करवाना पड़ता, भाई एक बार इलेक्शन करवा दिया, गठबंधन बन गई, चलो 5 साल बाद ही करवाएंगे। दूसरा कि अब कोई भी दल अपनी नीतियाँ थोपेगा नहीं, उसे पता है अगर मैं थोपूंगा तो हमारे जो दोस्त हैं वो हट जाएंगे और फिर हमारी सरकार गिर जाएगी। नकारात्मक क्या है कि अब जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो मुद्दे ही रह जाते हैं, उस पर कभी काम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम अगर किस महत्वपूर्ण मुद्दे पे अपना विचार प्रकट करें तो बाकी दोस्त नाराज हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, और इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। जनता सरकार के 4 मुद्दे बताइए जिनसे अधिकार और लोकतंत्र के विकास में वृद्धि हुई। तो स्कीम लगा वही लिख देंगे कि अब विकास के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना शुरू की गई, ये सब चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न है। और 6 नंबर के प्रश्न पे आते हैं एक बार हम, अगर होंगे इसमें तो। ये रहे बेटा 6 अंक वाले प्रश्न कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति में क्या बदलाव आए? गठबंधन की राजनीति, ठीक है, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, और नई आर्थिक नीति, BP मंडल का भ्रष्टाचार हो गया। ठीक है, ये सब पॉइंट वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो लिखने हैं। किन मुद्दों पर भारतीय दलों में सहमति है? एक तो आपकी OB आरक्षण पर सहमति है सभी की, नई आर्थिक नीति पर सहमति है, और विकास पर सबकी सहमति है। तो इन पे, और साथ में लिख देंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियां हैं। ठीक है, और
देश की प्रगति में जो स्कीम है सभी इस पे पक्ष में है, ये सब लिख देंगे। 2014 में चुनाव में बीजेपी की जीत से गठबंधन सरकारों का अंत हो गया। कैसे कि 2014 के चुनाव में हालांकि एनडीए गठबंधन जीता जो कि बीजेपी का, लेकिन खुद बीजेपी पार्टी को बहुमत से ज़्यादा वोट मिले, तो एक तरीके से अंत हो गया है, क्योंकि अब गठबंधन की बात एक पार्टी को नहीं सुननी पड़ती, जबकि एक पार्टी की बात गठबंधन को सुननी पड़ती है, तो ये हो गया है। और यूपीए के कार्यों का विश्लेषण करना है बेटा, यूपीए ने कैसे जो अच्छे अच्छे कार्य किए, जितने देश में आप विश्वविद्यालय हैं वो यूपीए पार्टी लेकर आई है, यानी कांग्रेस पार्टी ने जितने विश्वविद्यालय हैं देश में सभी यूपीए, जितने एम्स हैं इंडिया में वो सभी यूपीए यानी कि कांग्रेस पार्टी की देन है। विश्वविद्यालय, ठीक है, और जितना देश में विकास हुआ आज तक 2014 से पहले, वो सब देन यूपीए की है। साथ में और यूपीए ने क्या किया, यूपीए ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया था, और यूपीए ने और क्या बढ़ावा दिया, यूपीए ने नई आर्थिक नीति, ठीक है, यूपीए ने बहुत अच्छे काम किए, नहीं कि आज की सरकार अच्छे काम कर रही है। यूपीए अगर आप 2014 से पहले यानी कि 9 में आपकी सरकार 14 तक रही, लास्ट 2014 तक रही कांग्रेस पार्टी सरकार, उस दिन अपने माता पिता से पूछ सकते हैं क्या क्या विकास हो, तो बता देंगे आपको, बहुत सारे विकास हुए। 2014 के बाद क्या बड़ा परिवर्तन आया कि अब पार्टियां जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगती, ऐसा कहा गया है लेकिन ऐसा रियल में नहीं है, अभी भी मांगती हैं। तो और क्या हुआ कि अब विकास की ओर भी उन्मुख हो गए, अब सभी पार्टियां विकास को शो करती हैं कि हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया, हमें वोट दो। तो इस तरीके से बहुत परिवर्तन भी आए, अच्छे भी हुए, नेगेटिव भी हुए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एनबी लर्निंग से जुड़े रहिए। 12वीं के बाद आपके जो भाई बहन हैं उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनकी तैयारी भी अच्छी तरीके से हो सके। एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।